हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा मैं अपनी हर क्लास में बोलती हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें इस क्रूशियल टाइम में, इस इम्पॉर्टेंट टाइम में। बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज हैं ये 45 डेज, ये 50 डेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि मैंने तो प्रिपरेशन अभी शुरू करी है, ठीक है, 60 दिन में मैं क्या कर लूँगा या फिर क्या कर लूँगी, ऐसा नहीं है। यू कैन डू एनी थिंग अगर आप उस चीज़ को अच्छे से टाइम टेबल के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से आप करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको कैसे आएंगी मैं अपनी हर क्लास में बताती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज पढ़ने से, सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ने से, कंटेंट पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। एग्ज़ाम क्लियर होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चंस लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। दैट इज़ बिकॉज आपकी कंटेंट की क्लैरिटी, जो आपने पढ़ा है उसकी क्लैरिटी तभी तो आएगी जब आपको पता चलेगा कि भाई आप ये क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा है, फिर भी मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तब आएंगी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, आप क्वेश्चंस लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पॉलिटी, अगर आप साइंस एक जगह से पढ़ रहे हैं तो एक बुक उठा ली, दूसरी बुक उठा ली, तीसरी बुक उठा ली, ये हर सब्जेक्ट के लिए है। एक सब्जेक्ट की एक ही आप सोर्स रखे, ज़्यादा ना कि 10 बुक्स उठा ली और उन 10 बुक्स में से एक भी ढंग से नहीं पढ़ी गई है। रादर देन एक बुक उठाइए, उसी को 10 बार रिवाइज कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, मौज मस्ती ये सारी चीज़ें आप पेपर के बाद भी कर सकते हैं। एंड अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि भाई पेपर पोस्टपोन हो सकता है, कोरोना वायरस का, पेंडेमिक का टाइम है। ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। इसीलिए आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिए कि भाई मेरा 30 मई को एग्ज़ाम है और मैं उस एग्ज़ाम के लिए पूरा प्रिपेयर 30 मई तक हो जाऊँ। ठीक है, ये मत सोचिए, लीनियंसी मत रखिए कि पेपर तो पोस्टपोन हो ही जाएगा, हाँ है ना, और भाई आराम से करेंगे तैयारी। नहीं, आराम से नहीं होगी, आराम से नहीं होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए, जो टॉपिक्स हो गए हैं उसे रिवाइज करिए, क्वेश्चंस लगाइए। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो वो टॉपिक्स भी साथ साथ क्या होते जाते हैं, रिवाइज होते जाते हैं। ठीक है, एक टॉपिक से कम आप 50 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन एक टॉपिक से ज़रूर लगाएंगे। एक सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप पेपर में जाके क्या होंगे, फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आपने पढ़ा है बट आपको समझ में नहीं आएगा इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे दूं। ठीक है, सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, तो उस कि आप एग्जाम में जाके फ्रीज ना हो, कंफ्यूज ना हो कि भाई दो ऑप्शन तो गलत है पता है मुझे और दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है। जब आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो आप हमेशा हर क्वेश्चन में दो ऑप्शन में कंफ्यूज ही रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके, जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स हो सके उतने ज़्यादा आप लगाइए, जितने ज़्यादा मॉक हो सके उतने ज़्यादा मॉक आप लगाइए। वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर अभी आप जाते हैं तो मेरे हिसाब से कम 40 से 50 मॉक आप लगाएंगे, 40 से 50 पेपर आप लगाएं। ठीक है, फुल लेंथ के पेपर, तब जाके आप एग्जाम में बैठने लायक होंगे। ठीक है, ये स्टेट पीसीएस है, मजाक नहीं है। ठीक है, दो यूपीएससी जितना नहीं है इसमें, बट फिर भी उतना आपको करके जाना है कि आप मार्जिन से ना रहें तो बहुत दुख होता है। अगर इंसान मार्जिन से रह जाता है, थोड़े से पॉइंट से रह जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पढ़ाई करें, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें करें। थोड़े दिन के लिए कीप असाइड ऑल द एन्जॉयमेंट एंड स्टडी फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी का हमारा टॉपिक जो है वो थोड़े बहुत टॉपिक्स आ रहे हैं और वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका नर्वस सिस्टम हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया। ठीक है, फिर आपके कोविड के बारे में भी एक क्लास हमारी रहेगी, वो जहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे कोविड से, ठीक है, वो वाली चीज़ें भी हम करेंगे। तो थोड़े बहुत आपके जो बायो के सेशंस रह गए हैं हम वो लेंगे अभी। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्लासेस बची हैं आपकी। और नेक्स्ट में फिर हम अपना साइंस एंड टेक शुरू करेंगे। साइंस एंड टेक हम उतना करेंगे जितना आपका करंट का पार्ट है। ठीक है, करंट, बिकॉज साइंस एंड टेक में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं,
मोस्टली बच्चे क्या है, साइंस के स्टूडेंट नहीं है। साइंस एंड टेक में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्किप करेंगे बिकॉज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। हम उतनी ही चीज़ें करेंगे जितनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। बिकॉज क्या करना है, आपको पता है कि जो सिलेबस है आपका बहुत वास्ट है, बट यू हैव टू डिफरेंशिएट कि मुझे क्या पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो वो तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन आपको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको देख के चलनी है, आपको स्ट्रैटेजी देख के चलनी है अपनी, ठीक है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो मस्कुलर सिस्टम है यानी कि आपका मांसपेशी उत्तक। तो मांसपेशी उत्तक से आप क्या समझते हैं कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता है आपका, मस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है आपका, और मस्कुलर सिस्टम जो है आपका वो किसके लिए काम आता है। मस्कुलर सिस्टम, अगर आपकी मसल्स नहीं होती, आपकी मांसपेशियां नहीं होती, तो क्या होता, तो आप चल नहीं पाते, मूवमेंट नहीं कर पाती आपकी बॉडी, है ना। अगर आपकी मांसपेशियां नहीं होती तो आप मूव नहीं कर पाते। तो इसीलिए मस्कुलर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आपकी मसल्स हैं वो बनती हैं, किससे बनती हैं, जो आपकी मसल्स हैं वो किससे बनी हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से बनी है। जो आपकी मसल्स हैं वो बनी हैं किससे, स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से, ठीक है। तो आपकी मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से बनी होती है, यानी कि बहुत ही मजबूत उत्तक होते हैं। स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, बिकॉज हमें मूवमेंट में ये हेल्प करती हैं, ठीक है। मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं, जब हम बोलते हैं, हम खाते हैं, जैसा भी बॉडी हमारी मूव करती है, वो सारा मूवमेंट हमारी बॉडी किसकी वजह से कर पाती है, सिर्फ और सिर्फ मसल्स की वजह से कर पाती है, ठीक है। तो मस्कुलर सिस्टम हमारे अलग अलग मसल्स से बना होता है जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, सारी मसल्स जो हैं, सारी जो मसल्स के टिश्यूज़ हैं वो किससे बने हैं, वो उन सेल्स से बने होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सारी मसल्स के टिश्यूज जो हैं वो उन सेल्स से बने होते हैं, किन सेल्स से बने होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो सिकुड़ते हैं, ठीक है। जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, जो सेल्स सिकुड़ते नहीं हैं, वो मसल्स के सेल्स नहीं होते, ठीक है। फिर क्या होता है, जब आपके सेल्स ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जब आपके सेल्स, मसल के सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, तो मसल टिश्यूज क्या होते हैं आपके, शॉर्टर हो जाते हैं, ठीक है। मसल टिश्यूज आपकी शॉर्ट हो जाती है लेंथ में। जब भी कोई चीज़ सिकुड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो क्या होगा, उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड जब वो एक्सपैंड होगी, ठीक है, एक्सपैंड होगी तो लेंथ लार्ज हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही डिफरेंस है आपका कॉन्ट्रैक्शन में और एक्सपेंशन में, ठीक है। और मसल टिश्यूज अपनी वापस ओरिजिनल लेंथ पे आ जाते हैं जब वो रिलैक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने अपना हाथ ऐसे रखा हुआ है, जो आउटर आउटर आपका जो यहाँ पे ये वाला आपका ट्राइसेप्स है, ये वाला आपके बाइसेप्स है, ठीक है। तो जब आपने अपना हाथ ऐसे रखा हुआ है, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने ट्राइसेप्स को, तो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर और ये वाला पार्ट क्या है, रिलैक्स्ड है। फिर जब आप अपना हाथ ऐसे, व्हेन यू डू एक्सरसाइजेस, ठीक है, फिर जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ इतनी लंबी थी, यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ छोटी हो गई है। ये किस वजह से हो गई है, क्योंकि आपकी बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं। और यहाँ पे आपकी ट्राइसेप्स की लेंथ छोटी थी बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। यहाँ पे आपकी ट्राइसेप्स क्या हो गई, रिलैक्स्ड हो गई हैं, बिकॉज वो क्या कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं, एक्सपैंड हो गई हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो आपकी मसल्स करती हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या हैं आपके, मूवमेंट। मेन फंक्शन आपके मस्कुलर सिस्टम का क्या है, मूवमेंट, ठीक है। यानी कि हमारे मूवमेंट में, बॉडी के मूवमेंट में, हैंड्स के मूवमेंट में, वॉकिंग में, रनिंग में, एक्सरसाइजेज में, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, उन सारी चीज़ों के लिए आपका क्या है, आपका मसल्स, आपकी मसल्स जो हैं वो हेल्प करती हैं। आपकी मसल्स क्या करती हैं, वो हेल्प करती हैं, ठीक, ठीक है। तो मेनी ऑफ योर मसल्स हेल्प यू मूव, यानी कि अब आपकी जो मसल्स हैं वो आपको मूव करने में हेल्प करती हैं। और कैसे मूव करने में हेल्प करती है, आपकी मसल्स क्या करती हैं, आपकी बोन्स से अटैच हो जाती है। आपकी मसल्स क्या कर रही हैं, आपकी बोन से अटैच हो गई हैं। ये मसल्स आपके स्केलेटन को, यानी कि आपकी कंकाल को मूव करने में, ठीक है, चलाने में हेल्प करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो
बोन्स को मूव कराती हैं। ठीक है, ये मूवमेंट फास्ट भी हो सकता है, यानी कि जब हम भागते हैं तो वो मूवमेंट फास्ट है, हमारे पैरों का मूवमेंट फास्ट होता है। ठीक है, जब हम रनिंग करते हैं, ठीक है, तो तब हमारे पैरों का मूवमेंट फास्ट हो रहा है, फास्ट भी हो सकता है, या फिर ये मूवमेंट स्लो भी हो सकता है। जैसे हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारी मसल्स का मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी मसल्स का भी मूवमेंट क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम टॉपिक्स में से उतना करेंगे जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा चीज़ों में नहीं जाएंगे, ऐसे ही हर सिस्टम के लिए उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके हर सिस्टम में क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा कि यह हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी मसल्स हैं जो बोन से अटैच्ड हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी मसल्स हैं जो बोन से अटैच्ड हैं, या फिर कुछ ऐसी मसल्स हैं जो बोन से नहीं अटैच्ड हैं। ठीक है, तो ऐसी अलग अलग मांसपेशियां हैं जो कुछ तो आपकी हड्डियों से जाके जुड़ गई, ठीक है, जो आपके मूवमेंट में हेल्प करा रही हैं। कुछ ऐसी मांसपेशियां हैं जो अकेली रह गई, जो किसी से अटैच नहीं हुई, बट फिर भी आपके मूवमेंट में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो वो मसल्स जो आपकी बोन से अटैच्ड नहीं है, ठीक है, वो कौन सी हैं, जैसे कि आपका हार्ट हो गया। आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं, आपके हार्ट में कोई हड्डी है क्या, आपका हार्ट सिर्फ और सिर्फ मसल्स से बना है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, आपका हार्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ मसल्स से बना है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। और आपका जो हार्ट है किससे बना है, ये मैंने बताया भी था कि कार्डियक मसल्स से बना है, कार्डियक मसल्स है। ठीक है, तो आपका जो हार्ट है वो आपकी कार्डियक मसल्स से बना है, और यहाँ पे कोई बोन नहीं है आपके हार्ट में। ठीक है, तो कुछ मसल्स जहाँ पे आपकी बोन से अटैच नहीं है, उसका एक एग्जांपल है आपका हार्ट, उसका एग्जांपल है आपका आपका स्टमक हो गया, पेनक्रियाज, आपका इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सारी चीज़ें, यहाँ बीच में कहीं आपको हड्डियाँ दिख रही हैं, नहीं है, यहाँ पे हड्डियाँ नहीं है आपके इंटरनल ऑर्गन्स में, अंदर वाले अंग तंत्रों में हड्डियाँ नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, मसल्स ज़रूर हैं। आपका स्टमक, आपका जो पेट है वो भी आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है, आपका इंटेस्टाइन भी मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, आपका ईसोफेगस भी, यानी कि जो आपकी फूड पाइप है वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, बट यहाँ पे कहीं भी बोन्स नहीं है। तो ये वो एग्जाम्पल है जहाँ पे क्या है, आपकी मांसपेशियाँ आपके जहाँ पे क्या है, आपकी मांसपेशियाँ आपके मांसपेशियाँ आपकी हड्डियों से नहीं मिली हुई, बट फिर भी मूवमेंट में काम कर रही हैं। स्टमक में कैसे काम करती हैं, खाने का पाचन कराने के लिए। खाने का पाचन कैसे कराती हैं, खाने का पाचन खाने को मूव कराती हैं, ईसोफेगस से खाना आता है। ठीक है, तो उस तरीके से वो क्या है, वो मस्कुलर काम कर रही हैं, वो मसल्स ही काम कर रही हैं जो खाने को आगे पहुंचा रही हैं अलग अलग जगह पे, पहले ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, वो मसल्स की वजह से ही वो जा रहा है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया। नेक्स्ट आता है, ये क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी देती हैं। क्या करती हैं ये हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी देती हैं। तो मसल्स जो हैं हमारी वो अटैच्ड होती हैं आपकी बोन्स से। ठीक है, मसल्स जो हैं हमारी वो अटैच्ड होती हैं आपकी बोन से, और सपोर्ट करती हैं हमारी बॉडी को, और हमारा बैलेंस बना के रखने में हेल्प करती हैं। यानी कि हमारा बैलेंस किसकी वजह से बन रहा है, आपकी बॉडी, आप चलते चलते गिर नहीं जाते, अनटिल एंड अनलेस आपको चक्कर नहीं आ रहा, आपको वीकनेस तो नहीं है। ठीक है, आप ऐसा थोड़ी है कि आप चलते चलते गिर जाते हैं, नहीं, आप नॉर्मली चलते हैं। वो बैलेंस बॉडी का कौन रख रहा है, वो बैलेंस बॉडी का आपकी मसल्स रख रही हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मसल्स का आपका एक आपका फंक्शन क्या है, कि वो क्या करता है, आपकी बैलेंस रखता है बॉडी के अंदर। फिर आए आपके टेंडन्स। टेंडन्स क्या है, वो आपके टेंडन्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर टेंडन्स, तो दे अटैच मसल्स टू बोन्स, यानी कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है, आपके टेंडन्स करते हैं। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है, आपके टेंडन्स करते हैं। ठीक है, तो टेंडन्स आपके मसल्स के साथ मिलकर आपके जॉइंट्स को एक ही प्लेस में रखते हैं, एक ही जगह पे रखते हैं जब आपकी बॉडी मूव करती है। ठीक है, क्या होता है कि टेंडन्स, यानी कि आपकी बॉडी जब मूव कर रही है, ठीक है, जब आपकी बॉडी मूव कर रही है,
तो क्या करते हैं टेंडन्स, मसल्स के साथ मिलके वो आपकी बॉडी को, मसल्स के साथ मिलके वो आपके जॉइंट्स को प्लेस पे रखते हैं, एक जगह पे रखते हैं ताकि आपकी बॉडी मूव कर सके ढंग से, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी मूव कर सके। तो टेंडन्स ऑल्सो हेल्प होल्ड योर बॉडी इन करेक्ट पोस्चर, यानी कि आपकी बॉडी को शेप और स्ट्रेट पोस्चर देने के लिए, यानी कि आप स्ट्रेट खड़े हैं, ऐसा तो नहीं है ना आप झुक के खड़े होते हैं, ठीक है। इन यंग एज आप बहुत नॉर्मल होते हैं, आपकी बॉडी स्टिफ होती है, वो किस वजह से होती है, वो टेंडन्स की वजह से होती है। टेंडन्स मसल्स के साथ वर्क करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, आपकी बॉडी को शेप देते हैं, आपकी बॉडी को पोस्चर देते हैं, ठीक है। ये देखिए टेंडन्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल भी होते हैं ताकि आपके जॉइंट्स मूव कर सकें, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे जॉइंट है, ये जो बीच में वाइट पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो बीच में ये वाइट पार्ट है ये वाला, ये आपके टेंडन्स हैं, ठीक है। ये जो बीच में वाइट पार्ट है ये आपके टेंडन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये आपकी मांसपेशियों को, यहाँ पे देखो ये आपकी मांसपेशियां हैं, दीज आर मसल्स, है ना, और ये आपकी बोन है। तो मांसपेशियों को बोन से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये बीच में क्या है, ये बीच में टेंडन्स हैं, ठीक है। और ये जॉइंट को बिल्कुल स्टिफ पोजीशन में रखते हैं, बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट को बहुत ही सही पोजीशन में रखते हैं और हमें शेप और पोस्चर देने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मसल्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, ये हमारे मोस्टली स्केलेटन को कवर कर लेते हैं। स्केलेटन देखा है सबने, 10th क्लास में सबने देखा होगा, बायोलॉजी की लैब में क्या होता है, वो स्केलेटल सा लटका होता है, ठीक है, वो कंकाल सा, ठीक है। ऐसी नहीं होती हमारी बॉडी, हमारी बॉडी ऐसी होती है क्योंकि इस पे क्या होता है, ये पूरे स्केलेटल को, पूरे हमारे कंकाल को ये मांसपेशियां ढक लेती हैं, ठीक है। पूरे कंकाल को क्या करती हैं, ये मांसपेशियां ढक लेती हैं, और ताकि आपका जो बोन्स हैं वो आराम से इजी मूवमेंट कर पाए, ठीक है, वो बोन्स है आपकी आराम से इजी मूवमेंट कर पाए, ठीक है। मसल्स आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को भी कवर करती है आपकी बॉडी के अंदर, जैसे आपका हार्ट है, वो हार्ट किससे कवर्ड है, वो आपकी मसल से कवर्ड है, ठीक है। आपका हार्ट जो है वो आपकी मसल से कवर्ड है, मसल्स आपकी एक जैसे पैडिंग की लेयर है, पैडिंग लेयर यानी कि आप कुशन की लेयर है, यानी कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप पैरों में पैड्स पहनते हैं, ठीक है। वो पैड्स किस लिए होते हैं, ताकि आपके नी को, आपके पैरों को चोट लगने से बचाने के लिए। ऐसे ही मसल्स भी उन पैड्स की तरह ही होती हैं, उन पैडिंग की तरह ही होती हैं, जो आपकी बॉडी को अंदर से क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्टिंग कवरिंग देती हैं, ठीक है। ये सराउंड करते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, हमारे एब्डोमेन, हमारे पेट वाले एरिया में, हमारे चेस्ट में, पूरे हमारे पूरी बैक में, और हमारी बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स को ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मसल्स का काम। अब इस डायग्राम में ही देख लीजिए, ये हर जगह प्रेजेंट है, देखिए हमारी चेस्ट पे भी पूरी मसल्स ये हैं, और यहाँ पे पेट पे भी, एब्डोमेन वाले पार्ट में भी, हर जगह हम आपकी क्या है, आपकी मसल्स फैली हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये हमारा क्या करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन करते हैं। अब आप सोचेंगे मैम टेम्परेचर रेगुलेशन का मतलब क्या है, तो मस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी का क्या करता है, हमारा इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करता है सर्टेन रेंज के अंदर। मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी तंत्र जो है आपका, आपकी बॉडी का क्या करता है, आपके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करता है सर्टेन रेंज के अंदर। यानी कि एग्जाम्पल कैसे करता है, कभी कभी आपको लगा है, कभी कभी आपने देखा, जब आपको ठंड लगती है, व्हेन यू फील कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो आप क्या करने लगते हैं, शिवर करने लगते हैं, शिवर करने लगते हैं, यानी कि कपकपाने लगते हैं, इस कार्टून की तरह, ठीक है, इस कार्टून की तरह आप कपकपाने लगते हैं, ठीक है, कांपने लगते हैं, क्योंकि आपको ठंड लग रही है आपकी बॉडी को। फिर क्या होता है, शिवरिंग क्या है, आपकी एक मसल्स आपकी रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। शिवरिंग का मतलब यही है कि आपको ठंड लग रही है तो आपकी मसल्स क्या कर रही हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी क्या कर रही हैं, सिकुड़ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और वो जल्दी जल्दी जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सिकुड़ेंगी, तो बॉडी में क्या होगा, ये जो केमिकल एनर्जी है वो आपकी थर्मल एनर्जी यानी कि हीट में तब्दील हो जाएगी।
तो कभी आपने देखा आप कांपते हैं, कपाने के बाद आपकी बॉडी में क्या होता है, आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, आपकी बॉडी में क्या होती है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है। तो इसीलिए आपकी जो मसल्स हैं आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी काम आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। टेम्परेचर रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? टेम्परेचर रेगुलेशन, पहली बात तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री है, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री है। तो उसी टेम्परेचर को बनाए रखना ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके, उसको भी कौन कर रहा है, उसको मसल्स कर रही हैं। कैसे कर रही हैं मसल्स? क्या कर रही हैं, केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी यानी कि हीट, ठीक है, केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी, यानी कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं चाहे ठंड है चाहे गर्मी है, ठीक है, तो यू स्वेट, ठीक है, आप स्वेट, आपको स्वेटिंग होती है। आपको स्वेटिंग क्यों होती है? क्योंकि आपकी मसल्स क्या कर रही हैं, आपकी बॉडी में हीट पैदा कर रही है, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, इसलिए आप बहुत वार्म फील करते हैं किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के बाद, ठीक है, और मसल्स इसीलिए आपकी बॉडी को का टेम्परेचर क्या करती हैं, रेगुलेट करने में काम आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी बॉडी में अलग अलग तरीके की मसल्स हैं। आपकी बॉडी में मेन तरीके की मसल्स कौन सी हैं? आपकी 3 तरीके की मसल्स हैं, वो आपकी हैं, पहली है स्केलेटल, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है क्या मतलब होगा इनका, बोन से रिलेटेड होंगी, किससे रिलेटेड होंगी, बोन से रिलेटेड होंगी। फिर आई स्मूथ मसल्स, यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, स्मूथ मसल्स कहाँ हो सकती हैं, आपके पेट में, पेनक्रियाज में, आपके इंटेस्टाइन में, यहाँ पे आपकी स्मूथ मसल्स हैं। फिर आता है आपकी कार्डियक मसल, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि कार्डियक यानी कि हार्ट, हार्ट के अंदर होती हैं, ये सिर्फ और किसी के अंदर भी पाई नहीं जाती, ठीक है, ये जो हैं आपकी मसल्स वो किसी के अंदर भी नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर मिलती हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो हर टाइप ऑफ मसल स्पेशलाइज होती है हर टाइप ऑफ फंक्शन के लिए, ये मैंने बताया, दिस इज वेरी नॉर्मल, सबको पता होगा, ठीक है। तो मसल क्या करती हैं, स्केलेटल मसल्स देखते हैं हम। तो मसल्स क्या कर रही हैं, अभी बताया था मैंने कि वो बोन से अटैच कर रही हैं, उन्हें हम बोलेंगे स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो हैं हमारी हमारी जितनी भी कंकाल तंत्र की कंकाल मांसपेशियां हैं वो क्या हैं, उनको हम वॉलेंट्री भी बोलते हैं। अब वॉलेंट्री का मतलब क्या है? वॉलेंट्री यानी कि जिनके एक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जिन मांसपेशियों, दोज एक्शन वी कैन कंट्रोल। वॉलेंट्री यानी कि उन मांसपेशियों को जिनके एक्शंस, जिनका मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्शियसली, ठीक है, उनको हम बोलेंगे वॉलेंट्री, यानी कि ये अपनी हमारी मर्जी से ही चलेंगी। जैसे अगर मुझे कोई बोले कि एक ग्लास पानी रखा है, आप उठाकर दे दीजिए किसी और को, ठीक है, तो मेरा हाथ तब तक उस पानी के ग्लास को नहीं उठाएगा जब तक मैं नहीं चाहूंगी, तो वो वॉलंटरी है, यानी कि वो मेरी मर्जी है कि इफ आई वांट टू पिक अप दैट ग्लास ऑफ वाटर और नॉट, अगर मैं नहीं चाहूंगी तो वो ग्लास ऑफ वाटर वहीं रखा रहेगा, ठीक है। तो यानी कि मैं अपने हाथों का एक्शन कंट्रोल कर सकती हूँ, ऐसे ही मैं अपने चलने का एक्शन कंट्रोल कर सकती हूँ, वो भी वॉलंटरी है, भागने का एक्शन कंट्रोल कर सकती हूँ, वो भी वॉलंटरी है, ठीक है, खाने का एक्शन कंट्रोल कर सकती हूँ, वो भी वॉलंटरी है, ठीक है। तो जो एक्शंस, जो चीज़ें, जो मूवमेंट मैं खुद से कंट्रोल कर सकती हूँ कॉन्शियसली, यानी कि कॉन्शियसली यानी कि मैं इस टाइम कॉन्शियस हूँ, ठीक है, मतलब इस टाइम मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं अपनी सारी सेंसेस में हूँ, ठीक है, व्हेन आई एम इन ऑल माई सेंसेस और मैं अपने एक्शंस कंट्रोल कर पा रही हूँ, तो उसे हम बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी मसल्स उन्हीं एक्शंस को करती हैं, यानी कि हम उन्हें कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आएगा कि वॉलंटरी का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम लिफ्ट करें हमारा पैर, यानी कि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं इस बोर्ड पे लिखूँ या नहीं, ठीक है, दिस इज द एक्शन आई कैन कंट्रोल,
तो जो चीज़ें मैं खुद से कंट्रोल कर सकती हूँ वो चीज़ें क्या होती हैं, हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर होती हैं, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल्स कैन बी क्विक, बहुत क्विक होते हैं और पावरफुल होते हैं। यानी कि जब हम भागते हैं बहुत क्विक होते हैं। जो एथलीट होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन सोचिए, मैंने आपको बताया हुआ कि जो उसेन बोल्ट थे वो कितना तेज भागते थे, ठीक है। उसेन बोल्ट आपकी आपके एथलीट थे और कितना तेज भागते थे। तो सोचिए कि आपकी मसल्स कितनी जल्दी कितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। हाउएवर कॉन्ट्रैक्टिंग दीज मसल्स, यानी कि जब हम ज़्यादा लंबे समय तक अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक हमारी मसल्स सिकुड़ती हैं, तो क्या होता है, क्रैम्प। क्रैम्प कैसे, वो क्या होती हैं, टायर्ड हो जाते हैं, यानी कि थक जाती हैं। अब जब आप स्कूल में होंगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सब भाई बहुत सीधे होते हैं, टीचर ने कभी डांटा नहीं हो किसी वो बहुत एक्सेप्शंस होते हैं कि जिनको टीचर्स की डांट नहीं मिलती है, ठीक है। तो जो टीचर से डांट खाते थे और फिर टीचर बोलता था कि बाहर जाके हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, ठीक है। तो जब आप बहुत देर तक हाथ ऊपर खड़े करके रहते थे तो आपके हाथों में दर्द हो जाता है। क्यों, आपकी कंटिन्यूअसली मसल्स क्या है, हैंड्स की कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है। अब उनको नीचे कर नहीं सकते क्योंकि नीचे किया तो टीचर का डंडा, ठीक है। तो आ, इसी वजह से आपकी क्या है, आपकी मसल्स क्या हो गई, थक गई, ठीक है। हाथों की मसल्स थक गई और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी मसल्स में क्रैम्प, यानी कि आपके हाथों में दर्द हो जाता है, क्रैम्प आने लगता है। ऐसा ही जब हम कभी एक एक पोजीशन में ज़्यादा देर तक बैठ जाते हैं तब भी होता है। तो हमारी मसल्स क्या हो सकती हैं, थक भी सकती हैं जब वो एक पोजीशन में ज़्यादा देर तक रहती हैं तो, ठीक है। सबको समझ में आएगा कि क्या ही मतलब है इसका। स्केलेटल मसल्स हमारी कैसे वर्क करती हैं, वो हमारी बोन्स को पुल करती हैं, वो हमारी बोन्स को पुश नहीं करती हैं, ठीक है। इंस्टेड मसल्स वर्क इन पेयर्स एंड मूव द बॉडी, यानी कि मसल्स स्केलेटल के साथ मिलकर हमारी बॉडी को मूव कराती हैं, ठीक है। बॉडी को मूव कराती हैं, ऑपोजिट नहीं जाती वो बोन्स से, हमारी हड्डियों से ऑपोजिट नहीं चलती हैं, वो क्या करती हैं, हमारी हड्डियों के साथ मिलकर काम करती हैं, हमारी बॉडी को मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यही बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जब बाइसेप्स की मसल्स, ये मसल्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हैं इस टाइम पे, ठीक है। बाइसेप्स की मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो मसल क्या करती है, शॉर्ट हो जाती है। तो क्या हो रहा है कि आर्म जो है वो, जब हम आर्म पुल करते हैं ऐसे, जब हम अपनी आर्म को पुल करते हैं तो क्या होता है, ये वाली मसल क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, शॉर्ट हो गई, ठीक है। फिर जब हम अपनी आर्म रिलैक्स कर देते हैं तो पीछे वाली मसल क्या हुई, पीछे वाली आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, आगे वाली रिलैक्स हो गई, ठीक है। ये लॉन्ग हो गई, थिन हो गई, ठीक है। जब बाइसेप्स की मसल रिलैक्स, ये हमेशा होता है, ठीक है। जब आपकी बाइसेप्स रिलैक्स करती हैं तभी आपकी ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। यानी कि जब आप अपना हाथ नीचे रख रहे हैं तो उस टाइम आपकी ट्राइसेप्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं, ठीक है। इसीलिए आप बेशक इसको कॉन्शियसली ध्यान नहीं दे पाते इन चीज़ों को, बट ये चीज़ें होती हैं कि फिर आप सोचेंगे कि मैम फिर तो भैया हम अपना हाथ तो ऑलमोस्ट रिलैक्स ही रखते हैं, ऐसे कौन करता है, ऐसे तो कोई नहीं करता। तो यानी कि फिर ये तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहती है, इनमें तो दर्द हो जाता होगा। नहीं, आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपना हाथ का मूवमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी मसल्स क्या होती हैं, टायर नहीं होती और उनके अंदर क्रैम्प्स नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स, हमारी लाइफ टाइम चेंज होती रहती हैं। ये उन बच्चों के लिए, बढ़ते बच्चों के लिए, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स जो है हमारी, वो लाइफ टाइम, पूरी लाइफ चेंज होती रहती हैं। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि एक बार जो हड्डी है वो बढ़ गई, उसकी ग्रोथ हो गई जितनी उतनी ही रहेगी, नहीं, पूरी लाइफ टाइम उसकी ग्रोथ लेंथ बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, ठीक है। यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल सेल्स क्या होंगे, बढ़ जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा मसल सेल्स जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल सेल्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, लार्जर हो जाते हैं और हमारी एंटायर मसल्स लार्ज और स्ट्रांग हो जाती है। जो एक्सरसाइज नहीं करते उनकी एंटायर मसल्स क्या रहती हैं, शॉर्ट रहती हैं, ठीक है, और थोड़ी वीक रहती हैं एज कंपेरेटिवली जो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। जैसे इस बेचारे कार्टून को देखिए, इस कार्टून को आप देखेंगे, बेचारे ने एक्सरसाइज तो करी नहीं,
तो अब ये मसल्स देख रहा है अपनी, ठीक है, कि भाई मेरी मसल्स तो दिख ही नहीं रही, ये तो बेचारी बहुत ही छोटी हैं। वो इसीलिए बिकॉज ही डिड नॉट एक्सरसाइज। तो आई थिंक कि एक्सरसाइज इज़ अ गुड पार्ट। अब यहाँ देखिए ये थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज वाला है कार्टून, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा, इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली यू शुड डू एवरी डे एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग थोड़ी बहुत वो नॉर्मल करनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा अजीब सा हो जाता है। योर स्केलेटल मसल्स कैन चेंज थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, ठीक है, हमारी लाइफ टाइम में भी हमारी स्केलेटल मसल्स चेंज कर सकती हैं। हमारे हम एक्सरसाइज करेंगे वो बढ़ जाएंगी, हम नहीं करेंगे वो शॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी कार्डियक मसल्स। सभी को पता है कार्डियक मसल्स हमारी क्या है, हार्ट की मसल्स हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब बताया था जिनके एक्शंस हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब है इनके एक्शंस कंट्रोल हम नहीं कर सकते, कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप अपने हार्ट का एक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो आप सोचते हैं कि भाई हार्ट बीट कर रहा है, बीट कर रहा है, बीट कर रहा है, बीट कर रहा है, और एकदम से किसी ने आपको डरा दिया, एकदम से किसी वजह से आप डर गए, आपने ये सोचना ही छोड़ दिया कि भाई आपका हार्ट बीट भी करेगा। तो यानी कि जब आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि भाई हार्ट तो रुक जाएगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है। इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। आपका हार्ट जब बीट करता है, ठीक है, वो हम कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर रहे, वो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, बट हम कॉन्शियसली, यानी कि जब हम अपनी सारी सेंसेस में हैं, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, वो उस टाइम पे हम उसको कंट्रोल, वो वाली सिचुएशंस में हम वॉलंटरी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम अपने हाथों पैरों को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे हम अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए बिकॉज दैट कैन लीड टू हार्ट अटैक, ठीक है। अगर आप अपने हार्ट को कंट्रोल कर पाते तो देयर वुड हैव बीन सिवियर प्रॉब्लम्स, ठीक है, बिकॉज सम वुड बी थिंकिंग कि आई वुड वांट टू डाई, तो वो उसने अपना हार्ट कंट्रोल करना बंद कर दिया एंड डेथ हो जाती है। ऐसा नहीं कर सकते ना आप। अगर आप सोचें कि मेरा हार्ट बीट करना बंद हो जाए तो बंद थोड़ी हो जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते, रिलैक्स करती हैं और ये पंप करती हैं ब्लड हमारे हार्ट में और ब्लड वेसल्स में थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो ये हमारे कार्डियक मसल्स का काम है। तो कार्डियक मसल सेल्स जो होते हैं हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और ये इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए। कार्डियक मसल सेल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, कॉन्शियसली हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये हार्ट की मसल्स होती हैं। जस्ट दिस, बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपका हार्ट है, यहाँ पे देखिए ये पूरा मस्कुलर ऑर्गन है। ये पूरा जो मस्कुलर ऑर्गन है ये आपका हार्ट है। ये सारा आपका किससे बना है, आपकी मसल्स से बना है, कार्डियक मसल्स से बना हुआ है, ठीक है। फिर आती है आपकी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ पे होती हैं, अब आपकी ब्लड वेसल्स हो गई जैसे, ठीक है, जो आपकी रुधिर वाहिनियाँ हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी बॉडी में रक्त का संचरण कराती हैं, खून का आदान प्रदान कराती है पूरी बॉडी में, ठीक है। उनके अंदर उनकी लाइनिंग किससे बनी होती है, आपकी स्मूथ मसल्स से बनी होती है, ठीक है। ये भी आपकी क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है। तो आपकी जो स्केलेटल मसल होती है सिर्फ एक ही वॉलेंट्री होती है, बाकी आपकी दोनों क्या हैं, बाकी आपकी दोनों आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स इनको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इनका स्मूथ अपीयरेंस होता है, ठीक है, इसीलिए इनको स्मूथ मसल्स नाम दिया गया, क्योंकि इनका स्मूथ क्या है, अपीयरेंस है। कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स का, हम जब कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल्स का तो वो मटेरियल को मूव कराने में हेल्प करती हैं। जैसे हमारा फूड हमारे स्टमक से बाहर कैसे निकलता है, इंटेस्टाइन में कैसे जाता है, इन मसल्स की वजह से ही जाता है, ठीक है। सारा मूवमेंट खाने का या फिर पानी का या फिर ब्लड का इन्हीं की वजह से होता है, इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मसल्स के ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से होता है, ठीक है। ये आपकी स्मूथ मसल्स इस में ईसोफेगस में, पेट में, पेनक्रियाज में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो हमारी मसल्स क्या है, दिस इज जस्ट
एथिकल कॉज कि हमारी मसल्स को क्या चाहिए, हेल्दी चाहिए डाइट, बैलेंस डाइट चाहिए, दो हम वो डाइट नहीं लेते हैं, वी ऑलवेज ईट जंक फूड, बाहर का खाना, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी मसल्स क्या होती हैं, अपसेट होती हैं, ठीक है। तो इफ़ यू विल गिव बैलेंस डाइट तो आपकी मसल्स जो एनर्जी यूज़ करती हैं वो उस फूड से ही आती है। अगर आप फालतू का खाना खाएंगे तो कम एनर्जी मिलती है, जंक फूड खाएंगे उसमें क्या एनर्जी मिलती है, कुछ एनर्जी नहीं होती उसके अंदर। जो आप अच्छा खाना खाते हैं वाइटामिन मिनरल्स वाला, तो ईटिंग डाइट फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, पोटेशियम हो गया, आपकी मसल्स को क्या रखता है, आपकी मसल्स को ये स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है, आपकी मसल्स को ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे हमारा मस्कुलर सिस्टम खत्म होता है, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम में इतना ही पढ़ना था, इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वैसे मैंने दो ये ऐड नहीं करना था, बट यू नीड टू नो कि मसल्स कैसे होते हैं, कितने टाइप की होती हैं, तो मैंने ये सेशन ऐड किया है बिकॉज ताकि आपको पता चले सारे ऑर्गन सिस्टम के बारे में, ठीक है। बट इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना है उतना मैंने बताया है। ऐसे ही अभी जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, कौन सा है हमारा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अभी मसल्स पढ़ा है तो जस्ट इसके बाद स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ बोन्स के, कुछ कुछ हड्डियों के नाम आ जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन हड्डियों के नाम हम पढ़ेंगे, वो हड्डियों के नाम आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। वो सारे हम चीज़ें अभी पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आई होप सबको मस्कुलर सिस्टम मतलब समझ में आया होगा। एंड मैं ये चीज़ दोबारा कह रही हूँ, यू आर नॉट हेयर फिजिकली, आप लोग फिजिकली या नहीं हैं, बट हाँ मुझे आप लोगों का ध्यान है कि भाई बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट पेपर लगाइए। मैंने आपको जो भी बोला था, जितना भी बताया था, आई होप कि जितना मैं आपको नॉलेज ग्रांट कर सकती हूँ अपनी तरफ से, अपने तरफ से जो भी चीज़ें मेरे को मुझे पता है मैंने आपको प्रोवाइड की हैं जो चीज़ें, ताकि आप वो गलतियां ना करें। कुछ गलतियां देखिए, हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, तो जो प्रॉब्लम्स जो एक्सपीरियंसेस मेरे हैं मैंने आपसे शेयर किए ताकि आप बहुत अपनी चीज़ें क्या कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जस्ट स्टडी, प्रैक्टिस मोर, रिविजन मोर, रिवाइज मोर, ठीक है। फालतू टाइम वेस्ट ना कीजिए। एक बुक से भी पढ़ लेंगे, दूसरी बुक से भी पढ़ लेंगे, तीसरी बुक से भी पढ़ लेंगे, लेकिन एक भी बुक का याद नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से 2 या 3 बार आप रिवीजन करके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा के जाएं। 40-50 मॉक नहीं भी लगा पा रहे हैं तो 20 मॉक, 20 तो लगा सकते हैं ना, ठीक है। 20 मॉक हर 5 दिन में, हर 2 दिन में एक मॉक ज़रूर लगाएं। अपना टाइम 1 घंटा 2 घंटा एवरी डे निकालिए ताकि आप मॉक लगा पाएँ, ठीक है, ताकि आप मॉक पेपर लगा पाएँ, प्रीवियस पेपर लगा पाएँ। वो आपके लिए क्या रहेगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और मैं बार बार बोलूँगी, अपनी हर क्लास में बोलूँगी, ताकि जब भी आप मेरी क्लास देखें तो आपको याद आए, ठीक है, कि भाई हाँ मुझे मॉक लगाना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये भी करना है, ये सब्जेक्ट भी करना है, वो सब्जेक्ट भी करना है, तो जब भी आप मेरी क्लास देखेंगे तो आपको याद आएगा कि यस मैम ने बोला था कि हमको मॉक लगाना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो हम करेंगे, ठीक है। एंड आई होप आप करेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, ठीक है। बेशक 2 महीने की तैयारी है, 3 महीने की तैयारी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तैयारी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आप करेंगे तो तैयारी पूरी हो सकती है, ठीक है। तैयारी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे तो तैयारी पूरी हो सकती है। ऐसा मत सोचिए कि 3 महीने में मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं, आप कर पाएंगे अगर आप सही स्ट्रैटेजी से कर रहे हैं तो। इसलिए मैं अपने हर लेक्चर में बोलूँगी तुम्हें कि पेपर लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, मॉक लगाओ, ठीक है। तो बोर मत होना, सुनना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपना स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम के बारे में कि स्केलेटल, व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम, क्या है, इसके बारे में समझते हैं। स्केलेटल यानी कि कंकाल तंत्र, जो भी हमारी हड्डियां हैं, ठीक है, वो सारी आपके किसके अंदर आती हैं, वो सारी आपके कंकाल तंत्र के अंदर आती हैं, ठीक है। जो भी आपकी हड्डियां हैं वो किसके अंदर आती हैं, आपके कंकाल तंत्र के अंदर आती हैं। तो आपके कितने पार्ट्स हैं स्केलेटल सिस्टम के, वो देखते हैं। आपके स्केलेटल सिस्टम के कितने पार्ट हैं,
हम वो देखते हैं। सबसे पहला पार्ट आपके स्केलेटल सिस्टम का बोन्स, हड्डियां ही तो हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपके स्केलेटल सिस्टम का। फिर आते हैं आपके जॉइंट्स, ठीक है। फिर आ गए आपके कार्टिलेजेस, फिर आ गए आपके लिगामेंट्स, ठीक है। लिगामेंट्स यानी कि बोन से बोन को जोड़ने वाले। लिगामेंट्स के अंडर ही आते हैं आपके टेंडन्स, टेंडन्स आपके बोन को मसल से जोड़ने वाले। तो आपके ये डिवाइडेड हैं दो तरीके के स्केलेटन में, एक एक्सियल स्केलेटन, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल यानी कि जो आपका मेन बॉडी है, हाथों और पैरों को छोड़ के सब कुछ एक्सियल, ठीक है। सर से लेके आपके एब्डोमेन तक, ठीक है, सर से लेके आपके एब्डोमेन तक, एब्डोमेन वाला पार्ट है पूरा, थोरेक्स वाला पार्ट है आपका पूरा, वो एक्सियल है, ठीक है। अपेंडिकुलर इज आपके लिम्स, लिम्स और आपके गर्डल। अपेंडिकुलर आपके लिम्स यानी कि आपके हाथ पैर जो जिसमें भी इंक्लूडेड है, वो आपके अपेंडिकुलर वाला है, ठीक है। अभी थोड़ा शुरू में मुश्किल लगेगा, बट कुछ सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान रखना जो मैं बोलूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा, वही चीज़ पढ़ेंगे हम। और इस स्लाइड में भी वही चीज़ें इंक्लूडेड हैं, बाकी फालतू की कोई भी बोन के नाम कुछ भी नहीं है, हाँ। बट जिस बोन के नाम आते हैं वो बोन के नाम हम पढ़ेंगे, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फंक्शन ऑफ बोन्स, सबसे पहले फंक्शन क्या है, ये हमारे बॉडी को सपोर्ट करती हैं। दूसरा, ये हमारी बॉडी के जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं आपके, जैसे कि आपका आपका पेट हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गई, लंग्स कितनी सॉफ्ट हैं आपकी, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मूवमेंट ड्यू टू अटैच्ड स्केलेटल मसल्स, यानी कि मसल्स के साथ मिलके मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। मिनरल्स और फैट्स का स्टोरेज भी आपका कहाँ हो रहा है। अब मिनरल्स का तो सबको पता था, फैट्स का नहीं पता था कि आपकी इन स्केलेटल सिस्टम में भी आपका फैट का स्टोरेज रहता है, ठीक है। तो ये क्या कराते हैं, आपके मिनरल्स और फैट्स का स्टोरेज कराते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्या करा रहे हैं, ब्लड सेल का फॉर्मेशन। आपके आरबीसीज, आपके डब्ल्यूबीसीज मैंने बताया था कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं ना। और बोन मैरो किसका पार्ट है, आपके स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। आपके बोन्स के अंदर ही आपका बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपकी बोन होती है ऐसी, अंदर से ऐसी होती है, स्पॉन्जी भी होती है थोड़ी सी। स्पॉन्जी कैसे, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल बोन होती है, ठीक है, और कॉम्पैक्ट भी होती है। तो स्केलेटल में हमारी कितनी बोन्स हैं, 206 हड्डियां हैं, ठीक है। दो बेसिक बोन टिश्यूज होते हैं हमारे, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। यानी कि एक बोन जो फ्लेक्सिबल नहीं है, दूसरी बोन फ्लेक्सिबल है, स्पॉन्ज जैसी है, ठीक है। उसके अंदर ओपन स्पेसेस हैं, यहाँ पे देखिए इस वाली इस इतने पार्ट में क्या है, ये स्पॉन्ज जैसा है थोड़ा सा, ठीक है। ओपन स्पेसेस दिख रहे हैं ना इसमें, ये स्पॉन्जी बोन है और ये आपकी कॉम्पैक्ट बोन है। इस वाले पार्ट में देखिए कहीं पे भी ओपन स्पेस नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बोन डेंस है। यानी कि ये वाली बोन क्या है, ज़्यादा डेंस है, ये वाली बोन आपकी कम डेंस है। स्पॉन्ज सभी ने देखा होगा ना, स्पॉन्ज के अंदर कितने छेद होते हैं छोटे छोटे, ऐसे ही आपकी स्पॉन्जी बोन के अंदर छोटे छोटे आपके पोर्स होते हैं, ओपन स्पेसेस होते हैं, ठीक है। बोन्स हमारी क्लासिफाइड होती हैं आपने उनकी शेप से। अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है आपकी बोन्स का, लॉन्ग हो गई, शॉर्ट हो गई, फ्लैट हो गई, इरेगुलर हो गई। लॉन्ग बोन्स हो गई जैसे आपकी फीमर है, ठीक है, कौन सी है आपकी फीमर, यानी कि आपकी थाई बोन, नाम याद रखिएगा इसका, थाई बोन। आपकी थाई बोन जो है वो लॉन्ग बोन के अंदर आती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी अलग अलग तरीके की बोन्स है, लॉन्ग हो गई, शॉर्ट हो गई, फ्लैट हो गई, रेगुलर हो गई, ठीक है। अभी हम देखेंगे अलग अलग टाइप्स उन बोन्स के, ठीक है। इस डायग्राम से ही हम समझ लेते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले लॉन्ग बोन, सबसे पहले क्या है, लॉन्ग बोन, ठीक है। ह्यूमरस हो गई आर्म की, यानी कि ये वाली आर्म की बोन हमारी ह्यूमरस होती है, ठीक है। हमारी थाई बोन हो गई, फीमर हो गई, ठीक है, ये हमारी लॉन्ग बोन्स में आती है, यानी कि इनकी लेंथ लंबी है। यहाँ पे देखिए ये वाली हो गई। फिर आई हमारी शॉर्ट बोन, ठीक है। शॉर्ट बोन कैसे, जो हमारी ये कलाई है, इस कलाई के अंदर जो बोन होती है, ठीक है, इस कलाई के अंदर जो बोन होती है, कार्पल्स बोलते हैं उसे, कार्पल्स ऑफ रिस्ट। ये देख रहे हैं आप, ये ध्यान से, ये वाली यहाँ पे देखिए
ये आपकी पूरी लंबी हड्डी है, लेकिन यहाँ बीच में कुछ है, ये बीच वाला पार्ट ही ये है, ये कार्पल्स है। तो ये कहाँ आ गई, आपके शॉर्ट बोन के अंदर आ गई। ये किसके अंदर आ गई, आपकी शॉर्ट बोन के अंदर आ गई। फिर आ गई आपकी फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स यानी कि जो फ्लैट सरफेस होता है जिनका, ठीक है, चपटा सरफेस होता है, जैसे आपका स्कल यानी कि आपकी खोपड़ी। आपकी खोपड़ी किससे बनी होती है, आपकी फ्लैट बोन्स से बनी होती है। ठीक है, खोपड़ी किससे बनी होती है, आपकी फ्लैट बोन्स से बनी होती है। ठीक है, फिर आती है आपकी इरेगुलर बोन, जैसे कि आपकी वर्टिब्रा। वर्टिब्रा इज व्हाट, आपकी जो पूरी बैकबोन है अलोंग विथ स्पाइनल कॉर्ड, आपका वर्टिब्रा कहलाता है। और वर्टिब्रा की कोई शेप नहीं है, वर्टिब्रा अलग तरीके की है, इरेगुलर है, इसकी कोई शेप नहीं है, ना लंबी है ना शॉर्ट है, ठीक है, ना ही फ्लैट है, इरेगुलर शेप है, इसलिए हमने इसको इरेगुलर बोन्स के अंदर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैसे कैसे हमारा ह्यूमन स्केलेटन जो है वो चेंज होता है। ठीक है, कैसे कैसे जब हमारा ह्यूमन स्केलेटन होता है वो चेंज होता है। तो जब हम एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो यानी कि जब हम भ्रूण होते हैं, ठीक है, जब हम भ्रूण होते हैं यानी कि जब हम माँ के पेट में होते हैं, एम्ब्रियो तो हम माँ के पेट में ही होंगे ना। जब हम एम्ब्रियो होते हैं तो हमारा जो स्केलेटन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज होता है एक तरीके का। हमेशा ध्यान रखिएगा, बोन की जब फॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले कार्टिलेज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फिर बोन कार्टिलेज और डेवलप होके और मेच्योर होके फिर बोन बनाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले आपका कार्टिलेज बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले आपका कार्टिलेज बनेगा। ठीक है, डेवलपमेंट के टाइम पे कार्टिलेज क्या होता है, जैसे जैसे बोन आगे आगे डेवलप करती जाती है, ठीक है, मेच्योर होती जाती है, तो ये क्या बनता जाता है, बोन से रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, कार्टिलेज हमारे सिर्फ कुछ पार्ट्स में ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, वो पार्ट्स हमें याद करने हैं कि हमारी बॉडी में कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन आपका आता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, तीन जगह पे। आपका ब्रिज ऑफ द नोज यानी कि आपकी जो नाक है, इस नाक की टिप पे, ये जो नाक है आपका पूरी नोज में नहीं, इस नाक की टिप के ऊपर, जस्ट टिप के ऊपर, ये क्या है, ये आपकी कार्टिलेज से बनी है। फिर हो गया आपकी रिब्स के थोड़े से पार्ट में, फिर हो गए आपके कुछ जॉइंट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और कार्टिलेज डेवलप होके क्या बना रहा होता है, रिप्लेस हो जाता है किससे, कार्टिलेज आपका डेवलप होके रिप्लेस हो जाता है बोन से। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं हमारे, अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके एक्सियल स्केलेटल के अंदर क्या आता है, आपके एपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर क्या आता है। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटल के अंदर आपकी वो बोन्स होती हैं जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करती हैं और आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। यानी कि जो आपका मेन पार्ट है, बीच का पार्ट, यानी कि वो आपका वो पार्ट, आपकी वो बोन्स एक्सेप्ट आपकी बॉडी की सारी बोन्स एक्सेप्ट आपके हाथों पैरों की बोन्स, लिम्स और आपके पेल्विक की बोन्स हटा के, जो भी बोन्स बची हैं जो मेन आपकी मेन बॉडी में हैं, वो क्या है आपकी, वो आपकी एक्सियल का पार्ट है। ठीक है, हेड हो गया, आपके हेड में, आपकी नेक में, गर्दन में, ट्रंक में, जैसे कि आपका स्कल, आपका स्टर्नम, आपकी रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि आपकी बैकबोन पीछे की, आपकी रिब्स, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, आपकी एक्सियल के अंदर आती हैं। फिर हुआ हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारा कंपोज्ड है बोन्स के अंदर। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन हम के अंदर क्या होता है हमारा, ये सब कुछ मत करो। अपर एक्सट्रीमिटी का मतलब है आर्म्स, हाथ, हैंड्स, ये अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं। ऐसी ये मेडिकल हमारी लैंग्वेज होती है, हम हैंड्स नहीं बोलते, हम हाथ नहीं बोलते, हाथ पैर नहीं बोलते, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, ये आपकी क्या है, मेडिकल लैंग्वेज है, डॉक्टर्स की लैंग्वेज है, वो मोस्टली यही चीज़ें यूज़ करते हैं, वो नॉर्मल चीज़ें नहीं यूज़ करते, ये हाथ पैर और ये सारी हैंड्स वगैरह। ठीक है, तो अपर एक्सट्रीमिटी यानी कि आपकी हैंड्स, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ आपके लेग्स। ठीक है, फिर आपका शोल्डर हो गया, आपका ये शोल्डर वाला पार्ट, ये शोल्डर वाला नेक से जो अटैच्ड है। ठीक है, फिर आपका पेल्विक गर्डल हो गया, पेल्विक गर्डल यानी कि आपकी तशरीफ। ठीक है, पेल्विक गर्डल यानी कि आपकी तशरीफ, यानी कि जो आपको बैठने में मदद करती है, दैट इज पेल्विक गर्डल। ठीक है, आई थिंक अब याद रहेगा।
तो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी नहीं याद करनी बट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वेश्चन आया हुआ है सबसे पहले तो इधर देखो, एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बट जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वो पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले तो इधर हमारी स्कल के अंदर यानी कि हमारी खोपड़ी के अंदर कितनी बोन्स हैं, तो 22 बोन्स हैं हमारी खोपड़ी के अंदर। ठीक है, 22 बोन्स कहाँ हैं, हमारी खोपड़ी के अंदर हैं। ठीक है, हमारे हाथों में और हमारे अपर लिम्स यानी कि हमारे हाथों पैरों में कितनी बोन्स होती हैं, 60 ईच, यानी कि हाथों पैरों में टोटल 120 हड्डियां होती हैं हमारी। ठीक है, हाथों पैरों में टोटल 20 हड्डियां होती हैं हमारी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपकी कितनी हायर्ड बोन होती हैं, तो वो एक ही है। आपकी कितनी हायर्ड बोन होती हैं, वो एक ही बोन है जो आपकी हायर्ड बोन होती है। ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक और चीज, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो आपकी बैक बोन, पीछे हम बैक बोन, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, बैक बोन प्लस स्पाइनल कॉर्ड भी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पूरा वर्टिब्रल कॉलम। आपकी वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां हैं, तो दैट इज 26। ठीक है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम वाला क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आई होप सबको समझ में आया होगा, हाँ, सबको समझ भी आ रहा है, एंड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ वो भी आप समझ पा रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, मैम की इस क्लास से क्या क्या नहीं पढ़ना है। एंड प्लीज़ नोट कीजिएगा जिस चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उसको। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्या है, क्रेनियम। अभी मैंने बताया कि हमारी स्कल में यानी कि हमारे पूरे सर में, स्कल मतलब पूरा सर, कितनी है, टोटल 22 है। कितनी है, टोटल 22 है। उनमें से क्रेनियम, क्रेनियम का मतलब क्या है, जो ऊपर का कंकाल है। ठीक है, ऊपर का जो कंकाल है, स्कल का मतलब पूरा। ठीक है, स्कल का मतलब पूरा। स्कल का क्या मतलब है, आपका पूरा खोपड़ी भी, आपके आगे का मुंह, फेस, नाक वाली हड्डी। ठीक है, ये आपका पूरा स्कल के अंदर आता है। ठीक है, पूरा स्कल, जब आप किसी कोई खोपड़ी देखते हैं तो उसमें नाक और आंख भी होते हैं ना, तो वो भी आपके इसके स्कल के अंदर आते हैं। लेकिन क्रेनियम क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके सर वाली पार्ट, सर वाली बोन, सर वाली खोपड़ी। ठीक है, तो क्रेनियम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, टोटल आपकी 8 बोन्स हैं। ठीक है, टोटल आपकी कितनी बोन्स हैं, आपकी क्रेनियल आपकी 8 बोन्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। बाकी क्रेनियल की कौन सी बोन्स हैं नहीं याद करनी, बट आई थिंक मैंने बताया था ऑक्सीपिटल का क्या मतलब है। ऑक्सीपिटल का क्या मतलब है, सबको रिकॉल हो जाना चाहिए कि ऑक्सीपिटल आपका किसके, सॉरी, कि ऑक्सीपिटल के अंदर नहीं, दैट वाज ऑल फैक्ट्री, कि ऑल फैक्ट्री का क्या मतलब है, कि ऑल फैक्ट्री का आपका क्या मतलब है, सबको पता होगा, स्मेल से रिलेटेड। ठीक है, स्मेल से रिलेटेड है, यानी कि वो पोर्शन आपके ब्रेन का जो स्मेल से रिलेटेड है वो क्या है आपका, वो आपका क्या है, ऑल फैक्ट्री। ठीक है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। क्रेनियम में आपकी 8 क्रेनियल बोन्स हैं। ठीक है, फिर ये आता है कि आपकी फेस की टोटल कितनी बोन्स हैं, दैट इज, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके झारखंड पीसीएस में शायद। ठीक है, कि आपकी क्रेनियम यानी कि आपके फेस में टोटल कितनी बोन्स हैं, तो आपके फेस में टोटल 14 बोन्स हैं। ठीक है, आपके फेस में टोटल 14 बोन्स हैं। ठीक है, बाकी 14 फेशियल बोन्स हैं, और आपकी क्रेनियल बोन्स यानी कि आपकी सर पे जो हेड है यानी कि जो ब्रेन को कवर करती है, ठीक है, क्रेनियल वाली, वो आपकी कौन सी है बोन्स, वो आपकी 8 है। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आता है हमारा थोरेक्स की बोन्स, यानी कि जो हमारा थोरेक्स वाला पार्ट होता है, जो हमारा मिड वाला पार्ट होता है, चेस्ट वाला। ठीक है, जो हमारे चेस्ट को कवर कर रहा है, थोरेक्स की जो बोन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, स्टर्नम। स्टर्नम यानी कि आगे वाली है हमारी। ठीक है, जो हमारी आगे वाली ये होती है हमारी स्टर्नम। आपने देखी है रिब, हमारा जो चेस्ट होता है, इधर रिब्स होते हैं, इधर रिब्स होते हैं, बीच में जिससे वो कनेक्टेड होती हैं, दैट इज स्टर्नम। इस डायग्राम में देख लीजिए। ठीक है, फिर सभी को बताए कि रिब्स की कितनी पेयर्स होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं। ऐसे ही थोरेसिक वर्टिब्रे की भी 12 पेयर्स होती हैं, यानी कि जो हमारी वर्टिब्रा होती है, जो हमारी पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को हटा के पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा है, उसमें भी 12 आपकी बोन्स हैं। ठीक है, तो स्टर्नम क्या है, इसे हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं।
स्टर्नम के ऊपर क्वेश्चन आता है कई बार कि व्हाट इज स्टर्नम। तो सबसे बड़ी चीज़ कि ये क्या है, ये एक ब्रेस्ट बोन है, ठीक है, और ये एक फ्लैट बोन है, ठीक है आपकी, ये है आपकी स्टर्नम, ठीक है। इसके इधर इधर रिब्स प्रेजेंट है, इसके इधर इधर क्या प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट, ठीक है। ये आपकी स्टर्नम है बीच में बिल्कुल, ठीक है। ये दोनों साइड के रिब्स को आपको जोड़े हुए हैं, बस इतना ही पढ़ना है, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा मत पढ़ना, ठीक है। फिर आती है आपकी रिब्स। रिब्स के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिब्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। कितनी तरीके की आपकी ट्रू रिब्स हैं, कितनी तरीके की आपकी फॉल्स रिब्स हैं, वो वाली चीज़ें हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो रिब्स आपकी 12 पेयर्स में होती हैं, 12 पेयर्स में अरेंज होती हैं बैक और साइड में, ठीक है। और ये किससे अरेंज होती हैं, ये आपकी वर्टिब्रा से अरेंज होती हैं। किससे अरेंज होती हैं, ये आपकी वर्टिब्रा से अरेंज होती हैं। और इस अटैचमेंट पे ही डिपेंड करके ये अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड है, ठीक है। कैसे, सबसे पहले टू रिब्स। क्वेश्चन आता है कितने तरीके की आपकी कितनी ट्रू रिब्स होती हैं, तो ये होती हैं 5 पेयर्स या फिर 10 ट्रू रिब्स होती हैं। ट्रू रिब्स नाम क्यों हुआ, ट्रू रिब्स नाम क्यों दिया, क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, यानी कि ये इस बीच वाले पार्ट से डायरेक्टली अटैच्ड हो गई जो रिब्स, जो आपकी रिब्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं, पसलियाँ आपकी इस बीच वाले पार्ट से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपकी ट्रू रिब्स कराएंगी, जो कितनी हैं, 10 हैं या फिर 5 पेयर्स। फिर आया फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स कौन सी होती हैं, वो ये भी 5 होती हैं पेयर्स में या फिर 10 होती हैं टोटल, ठीक है। वो अटैच्ड होती हैं स्टर्नम से इनडायरेक्टली, ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होंगी। कैसे, यहाँ पे स्टर्नम है, यहाँ तक आपकी ट्रू रिब्स आई, ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ, ट्रू रिब्स आई आपकी, ये क्या होंगी, किसी चीज़ से जाके फिर अटैच्ड होंगी, ये डायरेक्टली अटैच नहीं होंगी, ऐसे होंगी ये, ठीक है, ऐसे होंगी ये, इससे एक उससे अटैच्ड होंगी, लेकिन डायरेक्टली इस स्टर्नम तक नहीं जाएंगी है, ठीक है, डायरेक्टली स्टर्नम पे अटैच नहीं होंगी, तो इसीलिए वो क्या है, इसलिए फॉल्स रिब्स है, ठीक है। फिर आता है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग का मतलब तो तैरना होता है, यानी कि रिब्स तैर रही हैं, तैर किस में रही है, पानी में, नहीं। फ्लोटिंग रिब्स का मतलब है लोवेस्ट 2 पेयर्स, यानी कि नीचे की जो सबसे नीचे वाली 2 पेयर्स होती हैं या फिर जो 4 रिब्स होती हैं आपकी, ये अटैच्ड ही नहीं होती फ्रंट में, ठीक है, ये अटैच्ड नहीं होती, ये सिर्फ आगे की तरफ बस निकली हुई होती हैं, ये आपके स्टर्नम से अटैच नहीं होती, ठीक है, ये किसी भी तरीके से अटैच नहीं होती। फॉल्स रिब्स आपकी अटैच तो होती हैं, बट आपकी जो फ्लोटिंग रिब्स हैं वो बस आगे की तरफ आ जाती हैं एंड वो अटैच नहीं होती, ऐसे ही फ्लोट कर रही होती हैं, जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये स्टर्नम है आपका, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये इतनी आपकी ट्रू रिब्स हैं, 5, ये 5 आपकी ट्रू रिब्स हैं। फिर ये 5 10 तक, ये 10 तक आपकी क्या है, फ्लोटिंग रिब्स हैं, ये 10 तक आपकी, यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली अटैच नहीं है सारी की सारी, ये यहाँ बीच में एक कार्टिलेज है, बीच में एक तरीके का कार्टिलेज है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम में, ये बीच में एक तरीके का कार्टिलेज है, उससे अटैच्ड हो रही हैं, ये उससे जाके मिल रही हैं और फिर जाके स्टर्नम से अटैच हो रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, फॉल्स रिब्स हैं। और ये आपकी क्या है, जो आपकी फ्लोटिंग है, वो फ्लोटिंग आपकी इस तरीके से आती हैं, वो फ्लोट कर रही हैं, कहीं पे भी नहीं दिख रही है, मतलब अटैच्ड ही नहीं है वो, ठीक है, वो आपकी इस तरीके से आ जाती हैं, ठीक है। सबको समझ में आया, आई होप सबको क्लियर होगा। जो इम्पोर्टेंट है कि आपको फेस की कितनी मसल्स होनी चाहिए, क्रेनियल कितनी मसल्स होनी चाहिए, ठीक है, वो हमने पढ़ा और वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। जितना भी मैंने बोला है कि भाई ये बोन आपकी इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, फेशियल बोन्स में कितनी तरीके की हड्डियाँ होती हैं, रिब्स आपकी कितने तरीके की हैं, ये सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, ये सारी अगर नहीं पढ़ेंगे आपको पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो वर्टिब्रा जो है हमारा टोटल क्या है कि ये है हमारा वर्टिब्रा, यानी कि हमारी जो बैकबोन है, बैकबोन हमारी कहाँ से, हमारी नेक से शुरू होती है, ठीक है, बैकबोन हमारी नेक से शुरू होकर एंड तक जाती है, टेल बोन तक,
ठीक है, उसके अंदर प्लस हमारी स्पाइनल कॉर्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल हमारा वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। टोटल हम क्या बोलते हैं, टोटल हमारा वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप देख लीजिए कि ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है इस तरीके का, और इसीलिए हम मैमल्स हैं। ठीक है, मैमल्स यानी कि इसलिए हम क्या हैं, इसलिए हम वर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम जॉइंट्स के ऊपर। जॉइंट से भी क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग जॉइंट्स कैसे होते हैं, अलग अलग जॉइंट्स के काम क्या होते हैं, तो वो हम अभी देखेंगे कि जॉइंट्स से आपका कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जॉइंट्स हमारे अलग अलग तरीके के हैं। फाइब्रस जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स कौन से होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स वो होते हैं जो कनेक्ट करते हैं हमारी बोन्स को विदाउट अलाउइंग एनी मूवमेंट। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट्स, फाइबर वाले जॉइंट, फाइबर वाले जोड़ वो होते हैं जो हमारे बोन्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता उन जॉइंट्स में। ठीक है, मूवमेंट नहीं होता। जैसे हमारा स्कल, स्कल, स्कल कैसे, अब आप क्या अपनी खोपड़ी की किसी हड्डी को हिला सकते हैं, नहीं ना, वो पूरी जुड़ी हुई है। ऐसे ही फेस की बोन क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे आप अपनी उंगली को हिला सकते हैं, ठीक है, उंगली एक पार्ट है आपके हाथ की बोन का, आप हिला सकते हैं, लेकिन आप अपनी किसी फेस की बोन को हिला सकते हैं, नहीं हिला सकते हैं आप। वो जुड़ी हुई हैं फाइब्रस जॉइंट्स के साथ, उन जॉइंट्स के साथ जो वो जुड़ी हुई हैं उन जॉइंट्स के साथ जो आपके क्या है, मूव नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है कार्टिलेजिनस पॉइंट जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स वो जॉइंट्स हैं जिसमें बोन्स अटैच्ड होती हैं कार्टिलेज के थ्रू, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि कार्टिलेज के थ्रू बोन्स अटैच्ड होती हैं। ये क्या करते हैं, थोड़ा कम मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, थोड़ा मूवमेंट कराते हैं। फाइब्रस तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करा रहा था, यानी कि यहाँ मूवमेंट हो ही नहीं रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिटिल मूवमेंट हो रहा है, थोड़ा मूवमेंट हो रहा है। जैसे स्पाइन, स्पाइन यानी कि हमारी बैकबोन मूव करती है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, नहीं हम स्ट्रेट नहीं रहते, हम मुड़ सकते हैं, झुक सकते हैं, ठीक है, बेंड हो सकते हैं, तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी उल्टी हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा लिटिल मूवमेंट। या फिर आपकी रिब्स हो गई, रिब्स भी थोड़ा मूवमेंट करती हैं। कैसे करती हैं आपकी रिब्स मूवमेंट, कब करती हैं, जब आपकी लंग्स सांस लेती हैं, ठीक है, तब आपकी रिब्स भी मूवमेंट करती हैं साथ में। फिर आए हमारे साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स आपका पूरा मूवमेंट कराते हैं। कौन से जॉइंट्स हो गए, आपके बीच में हो गए, आपके घुटने वाला जॉइंट, कोहनी वाला जॉइंट, ये सारे जॉइंट क्या है आपके, पूरा मूवमेंट आपको देते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, ये फ्लूइड क्या करता है, हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है उनको ल्यूब्रिकेशन में। ठीक है, तो साइनोवियल जॉइंट समझ में आया, वो हमारे मूवमेंट। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा जॉइंट आपका मूवमेंट कराता है, या फिर इनमें से कौन सा जॉइंट आपका मूवमेंट नहीं कराता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें समझ में आई है कि कैसे आंसर करना है और कैसे आपको वो करना है। ठीक है, कि आपका साइनोवियल जॉइंट जो है वो तो मूवमेंट करा रहा है, लेकिन आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट लिटिल मूवमेंट करा रहा है, थोड़ा मूवमेंट करा रहा है, और आपका फाइब्रस जॉइंट बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करा रहा। ठीक है, फिर आता है हमारा जॉइंट क्या है, या प्लेस है जहाँ पे आपकी दो हड्डियाँ एक साथ मिल रही हैं। ठीक है, तो आपका जॉइंट क्या है, एक प्लेस है जहाँ आपकी दो हड्डियाँ एक साथ मिल रही हैं। तीन तरीके के अलग अलग जॉइंट्स क्लासिफाइड होते हैं। इमूवेबल यानी कि वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल जो मैंने अभी बताया कार्टिलेजिनस वाले, फ्रीली मूवेबल जो हमारे आराम से मूव कर रहे हैं, जैसे हमारे हाथ पैरों के जॉइंट्स। ठीक है, जैसे हमारा नी वाला जॉइंट, जैसे मेरा रिस्ट वाला जॉइंट, ठीक है, जैसे मेरा कोनी वाला जॉइंट। ठीक है, तो ये फ्रीली मूवेबल हैं, इसीलिए इनको फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के अंडर डाला गया है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे। बोर हो रहे हैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, और नेक्स्ट आगे देख सकते हैं, नेक्स्ट वाला स्लाइड देख सकते हैं। बट क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, हर चीज़ में से मैं ये नहीं कह रही कि मैं गारंटी नहीं दे रही कि भैया हर चीज़ में से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम
ज़्यादा करेंगे, जब पूरा क्लैरिटी लेकर आएंगे ऑर्गन सिस्टम के ऊपर, तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ फेशियल आपकी बोन्स थी, कि आपके फेस पे कितनी बोन्स हैं, आपके क्रेनियम में कितनी बोन्स हैं, वो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। बार बार बोल रही हूँ, मेरा गला दुख चुका है बोल बोल के, कि वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और जिस चीज़ को मैं बोल दूँ कि वहाँ से बनता है, तो वो वाली चीज़ आप नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक्स में, बिकॉज दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ऐसे ही नहीं भौंक रही हूँ मैं, नहीं बोल रही हूँ मैं। फिर यहाँ पे आपका क्या है, स्केलेटल सिस्टम खत्म होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई इतना इजीली स्केलेटल सिस्टम नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि एक तो इतनी सारी बोन्स हैं, ठीक है। पहली बात तो सारी बोन्स के नाम याद ही नहीं रखने, ठीक है, याद ही नहीं रखने, बिकॉज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे। हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हार्ड वर्क करते करते तो आप पता नहीं बरसों लग जाते हैं आजकल इंसानों को एग्जाम क्लियर करते करते, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने बोला है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो सारी चीज़ें आप प्लीज़ नोट डाउन करके रखिएगा। अब हम क्या देखेंगे कि हमारी डिजीजेस और कंडीशंस कौन सी हैं स्केलेटल सिस्टम की। यानी कि बहुत सारी अलग अलग क्या हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। उन बीमारियों में, ठीक है, उन बीमारियों में क्या हो सकता है, बहुत सारी अलग अलग जो आपकी डिजीजेज हैं, जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस थी, आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज थी, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपके स्केलेटल सिस्टम की डिजीज भी है। देखते हैं हम कौन सी है। सबसे पहले बुर्साइटिस। आइटिस, मैंने अपनी क्लास में बताया है, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन। जहाँ भी आप आइटिस पढ़ें, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पे भी आप आइटिस पढ़ें। तो बुर्साइटिस इन्फ्लेमेशन होता है बुर्सा सैक के अंदर। बुर्साइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है बुर्सा सैक के अंदर। अब बुर्सा सैक क्या होता है, मैम आपने तो बताया ही नहीं, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि बुर्सा सैक आपका कहाँ पे होता है। तो बुर्सा सैक आपके यहाँ पे होते हैं, आपके जॉइंट्स के अंदर होते हैं। साइनोवियल जॉइंट का के अंदर जो फ्लूइड होता है, वो आपके एक सैक के अंदर होता है, एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर के अंदर होता है, वो होता है आपका बुर्सा सैक। यानी कि जो आपके जोड़ हैं, जो आपके साइनोवियल जोड़ हैं, उनके अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है, उनके अंदर कोई लिक्विड होता है, ताकि इजीली मूवमेंट हो सके हमारे जॉइंट्स का। वो फ्लूइड किस थैले के अंदर बंद है, वो आपके बुर्सा सैक के अंदर बंद है। और बुर्साइटिस क्या हुआ, आपके इस बुर्सा सैक के अंदर अगर कभी भी आपकी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो वो क्या है आपका बुर्साइटिस, ठीक है। किसी इंजरी की वजह से हो जाता है, या फिर इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। जब आपको एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से भी ये सूजन आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है। तो क्या होता है, लोकलाइज्ड पेन या फिर स्वेलिंग हो सकती है। लोकलाइज्ड का मतलब उसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ चोट लगी है। लोकलाइज का क्या मतलब है, उसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे चोट लगी है, सिर्फ वहीं पे क्या होगी, स्वेलिंग होगी या फिर पेन होगा, ठीक है। उसी पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग होगी या फिर पेन होगा जहाँ पे आपकी चोट लगी है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आएगा कि बुर्साइटिस क्या है, ठीक है। डायग्राम में देखते हैं थोड़ा। ये देखिए, दिख रहा है सबको बुर्साइटिस का मतलब क्या है, कैसे स्वेलिंग होती है। ये हमारी एडी है, ठीक है, पैर की जो एडी होती है। ये कोनी, ऐसे कहीं कोई इंजरी हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ज़्यादा लग गई, तो यहाँ क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई, सूजन आ गई, ठीक है। ये होता है आपका क्या, ये क्या होता है, बुर्साइटिस। और ये इतनी भयानक लग सकती है, सब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रीटमेंट कराना, बिकॉज ये क्या करती हैं, आपका पस फॉर्मेशन शुरू कर देती हैं आपके सैक के अंदर, इस जॉइंट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं हटवाना। नेक्स्ट आता है टेंडनाइटिस। टेंडन्स मैंने बताया जो हमारी मसल्स को हमारी बोन से अटैच करा रहे हैं, वो क्या है आपका वो होते हैं आपके टेंडन्स। और जब आपके टेंडन्स के अंदर सूजन आ जाती है या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टेंडनाइटिस। बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन रहा है ये लास्ट ईयर्स में कि व्हाट इज टेंडनाइटिस, ठीक है। सबसे पहले तो लोगों को पता नहीं होता कि टेंडन्स क्या होते हैं,
ठीक है, फिर ये नहीं पता होता कि आइटिस का क्या मतलब है। तो मैंने दोनों का बताया है कि टेंडनाइटिस मतलब जो आपके टेंडन्स टेंडन्स क्या होता है वो बताया मैंने, और फिर टेंडनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मूवमेंट होता है पेनफुल। कभी भी आपने देखा हो आपका शोल्डर जब कंधा उतर जाता है तो आपका मूवमेंट पेनफुल हो जाता है, तो क्या होता है आपके उस टेंडन के अंदर क्या हो गया, आपके इन्फ्लेमेशन आ गई, सूजन आ गई, और उसी की वजह से आपका क्या हुआ, उसी की वजह से क्या हो रहा है आपका, उसी की वजह से आपको पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज है टेंडनाइटिस का ओवर यूज। यानी कि जब आप ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं किसी चीज़ का, जब आप ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं अपने जॉइंट्स का, शोल्डर जॉइंट, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सेस में एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, तब आपका क्या होता है, टेंडनाइटिस हो जाता है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ये ठीक हो जाता है दवाई से, ऑइंटमेंट लगाने से। यहाँ पे देखिए, ये शोल्डर वाला टेंडन है, इस तरीके से इसमें सूजन आ जाती है जब कंधा उतरता है हमारा, शोल्डर इम्पिंजमेंट होता है। यहाँ पे एक्लीज टेंडन, एक्लीज कहाँ होता है आपकी, ये जो पैर है आपका यहाँ पे बिल्कुल हील के पास, ठीक है, वो उस एरिया को बोलते हैं आप एक्लीज टेंडन। ठीक है, और यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो ऐसा कुछ दिखता है स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीजेस पे। डिजीज पे कौन सी डिजीज रहेगी आपकी, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट डिजीज कौन सी है आपकी, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि पोरस बोन्स। नेक्स्ट डिजीज कौन सी है आपकी, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर पोरस बोन्स। आप पूछेंगे मैम बोन्स में तो वैसे भी पोर्स थे ना, स्पेसेस थे, जो स्पॉन्जी बोन्स थी, ये वाला पोर्स दूसरे हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन्स के अंदर मिनरल्स खत्म हो गए हैं, बोन्स अपने मिनरल्स लूज कर चुकी है। ठीक है, स्पेशली कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो वीक हो गई हैं, इजीली टूट सकती हैं, इजीली उनमें क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, इजीली वो टूट सकती हैं, इजीली उनमें फ्रैक्चर हो सकता है। मोस्ट कॉमन प्लेस जहाँ पे फ्रैक्चर होता है, मोस्ट कॉमन इज हमारी बैक, हिप्स, रिस्ट। कब फ्रैक्चर होता है, जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। यानी कि जो बोन्स हैं आपकी, बोन्स आपने देखी ना, मैंने दिखाया था, ये बहुत ही ठोस, बहुत ही टफ टफ थी। ठीक है, लेकिन जब इनमें क्या होता है, पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं, पोरस हो जाती हैं, यानी कि एक टाइम पे ऐसा आता है कि इनमें आपने देखा हो, इनके अंदर छेद छेद जाते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये दिख रहा है, ये नॉर्मल बोन है हमारी, नॉर्मल बोन का मैट्रिक्स देखिए, स्पेसेस हैं बट उतने स्पेसेस नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े छेद नहीं है, बड़े बड़े पोर्स नहीं है। यहाँ देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पे देखिए बड़े बड़े ये जो स्पेसेस हैं, ये जो बड़े बड़े स्पेसेस, ये क्या कर रहे हैं, हमारी बोन्स को क्या करते हैं, वीक बना देते हैं, इजीली टूट सकती हैं, इजीली फ्रैक्चर हो सकते हैं, इजीली हमारी बोन्स क्रैक हो सकती हैं। ठीक है, ये मोस्टली क्या होता है, बढ़ती उम्र में होता है, यानी कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन एज आता है ये। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी बॉडी की जो बोन्स होती हैं, ठीक है, वो थोड़ी लूज होती जाती है, थोड़ी ढीली होती जाती हैं। एंड कभी, और ये ऑस्टियोपोरोसिस मोस्टली ओल्ड एज में ये बीमारी होती है। ठीक है, जिन्होंने पर्याप्त आपका फूड नहीं लिया, पर्याप्त आपका कैल्शियम नहीं लिया अपने लाइफ टाइम में, उनकी बोन्स ज़्यादातर वीक होती हैं। ठीक है, उनकी बोन्स ज़्यादातर क्या हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाती है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा सारकोमा। नेक्स्ट है हमारा सारकोमा। सारकोमा क्या है, ऑस्टियोसारकोमा। एक तो जहाँ पे भी आप ऑस्टियो वर्ड देखें, ठीक है, ऑस्टियो का मतलब बोन से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, ठीक है, तो ऑस्टियोसार्कोमा यानी कि बोन कैंसर, एक तरीके का हड्डियों का कैंसर क्या कहलाता है आपका, ऑस्टियोसार्कोमा। ठीक है, ये मोस्टली किस में मिलता है, छोटे बच्चों में मिलता है, अडोलेसेंट में मिलता है ऑस्टियोसार्कोमा। मोस्टली क्या होता है, ये छोटे बच्चों में मिलता है, आपकी बोन का कैंसर। ठीक है, आपकी बोन का कैंसर जो होता है वो छोटे बच्चों में मिलता है, और इसीलिए बोन मैरो जब आप
उसमें दो डिजीजेज में आपके बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है। एक तो आपका ये बोन कैंसर होता है, और एक आपका क्या होता है, एक आपका ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, तो आपका ऑस्टियोसार्कोमा सबको समझ में आए, सार्कोमा क्या है। नेक्स्ट है हमारा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मैंने क्यों ऐड किया है यहाँ पे, दो ल्यूकेमिया ब्लड सेल्स का कैंसर है, दो ल्यूकेमिया ब्लड सेल्स का कैंसर है, लेकिन ब्लड सेल बनता कहाँ है, बोन मैरो के अंदर बनता है, बोन मैरो के अंदर बनता है। और बोन मैरो किसका पार्ट है, बोन्स का पार्ट है। तो ये एक तरीके की आपकी स्केलेटल सिस्टम की ही तो डिजीज हुई। ये स्टार्ट होता है बोन मैरो के अंदर, जहाँ पे ब्लड सेल्स होते हैं हमारे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होता है, हमारा मेन जो चीज़ हो रही होती है हमारी, इसमें बोन मैरो हमारा स्टार्ट करता है बहुत सारे एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स बनाना। तो ये पूछा जाता है कि ल्यूकेमिया के अंदर कौन से सेल्स एबनॉर्मली बढ़ रहे हैं। हर कैंसर के अंदर एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं, ठीक है, लेकिन हर कैंसर में अलग अलग सेल्स बनते हैं। तो ल्यूकेमिया के अंदर एबनॉर्मल सेल्स जो बढ़ रहे हैं वो हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स, WBCs। ठीक है, तो उनको ल्यूकेमिया सेल्स बोला गया। ल्यूकेमिया सेल्स हमारे जो नॉर्मल WBCs हैं उनका कोई काम नहीं करते हैं। यानी कि WBC का काम क्या है, आपका एंटीबॉडी बनाना, एंटीबॉडीज बनाना ही तो है WBC का काम आपका। तो जो आपके ल्यूकेमिया वाले वाइट ब्लड सेल्स होंगे ना, वो आपका एंटीबॉडीज बनाएंगे ही नहीं, वो बस ऐसे ही होंगे आपकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे और बढ़ते जाएंगे, बट दे वोंट डू एनी वर्क। ठीक है, और वो स्टॉप ही नहीं करेंगे ग्रो करना जब उनको ग्रो करना चाहिए। ठीक है, एक सेल की एक प्रॉपर साइकिल होती है, अभी हम वो सेल डिवीजन वाले चैप्टर में लेंगे कि एक सेल की क्या होती है, एक प्रॉपर साइकिल होती है, जिस साइकिल से वो काम करता है, जिस साइकिल से वो चलता है कि भाई इतने इतने टाइम में मुझे इतना वो करना है, इतने टाइम में सेल बढ़ता है फिर सेल मर जाता है। ठीक है, हर सेल की साइकिल होती है। तो जब सेल ऐसे करना रुक जाता है, ऐसे साइकिल करने रुक जाता है, साइकिल को तोड़ के वो बढ़ते जाते ग्रो करते जाते हैं, तब क्या होता है, तब आपका मोस्टली आपका ल्यूकेमिया होता है, आपका कैंसर होता है। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ क्या है, आपकी ल्यूकेमिया, जहाँ पे आपकी WBCs एंटीबॉडी बना रहे हैं बट वाइट ब्लड सेल्स आपका एंटीबॉडी नहीं बनाते। ठीक है, एंड आई होप सबको समझ में आई होंगी ये डिजीजेस। ठीक है, सबको समझ में आया होगा ये डिजीजेस, सबको समझ में आया होगा स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मेरे हिसाब से जितना इन टॉपिक्स में कवर होता है उतना मैंने कवर करा है, इससे एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है यहाँ से पढ़ने की। जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा वो हम ज़्यादा कवर करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में कवर करेंगे, ज़्यादा टाइम में कवर करेंगे, बिकॉज उनसे क्या होता है, उनसे क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जितना भी मैंने बताया उतना आप याद रखेंगे, उतना आप नोट करके रखेंगे। एंड मैं फिर बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यू आर नॉट हेयर फिजिकली, तो हम आपको सिर्फ डायरेक्शंस अपने वीडियो के माध्यम से ही दे सकते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ढंग से पढ़ाई कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, और मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और टॉपिक्स के साथ, जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।